वाले गद्यांश नहीं है ना, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के काबिल गद्यांश हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मित्रता का ये पहला गद्यांश देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा। लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। अब ये गद्यांश तो हम पढ़ेंगे नहीं, उपर्युक्त देखिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मैं इन सबके प्रश्नों के, इन गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से दूंगा, और ये पूरे के पूरे गद्यांश जो टाइप किए गए हैं, आपके लिए बड़ी मेहनत की गई है ना, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा शुक्रगुजार रहिए हमारे। ये बात कहते हुए तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपको शुक्रिया मानना चाहिए, आपके लिए मेहनत की गई है, इसलिए लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सोते हुए बच्चों को भी आप जगा दीजिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई साहब संदर्भ कौन नहीं जानता है, संदर्भ तो सब लोग लिखना जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और अगर आप संदर्भ लिखना नहीं जानते हैं तो आप हाई स्कूल के अच्छे विद्यार्थी नहीं है। देखिए संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अब देखिए गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आपको ध्यान रखना कि रेखांकित अंश कितना है, तो वो कहीं से भी रेखांकित अंश कर सकता है। अभी आपको दिख रहा है इतना रेखांकित अंश आपका है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय ऐसे लोग समय में मतलब लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ को, मतलब मित्र बनाते समय हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए, है ना, कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे समय में हम समाज में प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी तब हमारा हृदय, चित्त की जगह आप हृदय लिख दीजिए, हृदय कोमल रहता है और प्रत्येक मतलब हर तरह के, मतलब हर प्रकार के संस्कार को स्वीकार करने योग्य बना रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित अर्थात हमारे भावों में मार्जन नहीं होता है, मार्जन माने मंजे हुए, परिष्कृत, और हमारी जो प्रवृत्ति यानी स्वभाव होता है हमारा वो परिपक्व नहीं होता है। तो हमारे भाव जब हम लोग एक प्रकार से कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं, जो जिस प्रकार चाहे वो उस प्रकार से कच्ची मिट्टी की मूर्ति को मोड़ सकता है। वो चाहे उस कच्ची मिट्टी की मूर्ति को देवी का रूप दे दे अथवा देवता का रूप दे दे अथवा किसी राक्षस का। ठीक है, तो अपनी भाषा में आपको व्याख्या कर देनी है। आलोक मौर्य जी हैं, विजय कुशवाहा जी हैं और धर्मेंद्र राजपूत, राधिका सूद जी, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। पंडित चंद्रशेखर अवस्थी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जुड़ चुके हैं हमसे। चलिए अब ये व्याख्या हो गई। लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, तो आप लिखेंगे लेखक के अनुसार हमें ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि अगर वे दृढ़ संकल्प के मतलब क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, और ऐसे लोगों का भी साथ हमें नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा। तो यहां तक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला गद्यांश हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और ये तो देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि के समान, औषधि समझते हैं आप, औषधि माने दवाई। विश्वास पात्र मित्र कैसा होता है, जीवन में औषधि के समान होता है। ठीक, अब हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी, तो देखिए रेखांकित अंश है तो मैं इसकी व्याख्या भी साथ में करता चलता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान है तो दवा के समान होता है। ठीक है, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे,
तो आप लिखिए कि मित्र दवा के समान होता है, और जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार अगर विश्वास पात्र मित्र मिल गए तो हमारा जीवन बुरे संस्कारों से और त्रुटियों से यानी दुर्गुणों से हमें बचाएगा, और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। मतलब हमें तमाम अवगुणों से वो बचाते रहेंगे, हमें कुमार्ग पर पैर रखने से हमको रोकते रहेंगे, और हम जब कभी निराश होंगे तो वे हमारे जीवन में आशा का संचार करेंगे और हमें वो आह्लादित करेंगे। बस ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा भी वो देखिए, रेखांकित अंश कहीं का हो सकता है, इसलिए पूरे गद्यांश को आपको समझ लेना है। दीपक कुमार पटेल जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना? अमित पाल, ये सब कमेंट लास्ट में करिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की है, और ये सारी चीजें 12th का कल चलेगा। यश गेमर जी 12th का कल चलेगा, नमिश कुमारी 12th का कल चलेगा। रोज रोज नहीं चलाएंगे, हफ्ते में 1-2 दिन हाई स्कूल का, 1-2 दिन 10th का, 12th का चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अंशिका शुक्ला जी, चलिए। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि रेखांकित अंश वो किसी भी लाइन का रेखांकित अंश हो सकता है, इसलिए ये ना सोचें, सारे गद्यांश को समझ लें। सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह सहायता करेंगे कौन? मित्र। अब यहां देखिए, यहां रेखांकित, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अच्छी मित्रता में क्या होता है? कुशल वैद्यता होती है, अर्थात अच्छे मित्र कुशल वैद्य के समान भी होते हैं, है ना। उत्तम वैद्य क्या करते हैं? रोगी की नब्ज देखकर उसके रोग का पता लगा लेते हैं। उसी प्रकार एक अगर सच्चा मित्र है ना, तो वो हमारे हाव भावों को देख करके हमें ये पता लगा लेगा कि हमारे अंदर क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और वो हमें भटकने से बचा लेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। अच्छी माता के समान होता है, क्योंकि अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से सहन करती है, और अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है। इसलिए अच्छी मित्रता भी वही है जो माता के समान हो, है ना। अच्छी माता जिस प्रकार अपने बच्चों को मुसीबतों से बचाती है, उसी प्रकार अच्छी मित्रता जो होती है वो भी अपने मित्रों को हर प्रकार की बुराई से बचाती है। इसलिए ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, और वही संदर्भ रहेगा जो बता चुके हैं हम। व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए? भाई साहब, क्या उम्मीद करनी चाहिए? अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो इसका उत्तर आप इसी में ढूंढिए। क्या उम्मीद करनी चाहिए? उम्मीद करनी चाहिए यानी आशा करनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हतोत्साहित होंगे तब वे उत्साहित करेंगे। तो ये आपका आंसर यहां तक दूसरा हो जाएगा। देखिए, वैसे तो आपके 3 ही प्रश्न आते हैं हर एक गद्यांश पर आधारित, जो कि 6 अंक के होते हैं, लेकिन यहां पर मैंने जितने बनने वाले प्रश्न हैं वो सब मैंने यहां पर दे दिए हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, गद्यांश का संदर्भ बता दिया, ये प्रश्न बताया हमें अपने मित्रों से कौन सी आशा रखनी चाहिए, और एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है। तो यहां आप ढूंढ लीजिए, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए, और यहां तक आप लिख दीजिए। ठीक है, पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। सच्चे मित्र कैसे होने चाहिए, तो वो भी वही उत्तर रहेगा। लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? ठीक है, सच्चे मित्र की तुलना एक वैद्य से की है तथा अच्छी माता से की है। दोनों बातें हैं, अच्छे मित्र की तुलना वैद्य से तथा माता से, अच्छी माता दोनों से की है। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा गद्यांश। ये मत समझिएगा मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूं, बस मतलब भर का गद्यांश है। आपको जरूरत इस बात की है कि आप इनको समझ लीजिए, है ना। अच्छा, औषध से और माता से, बिल्कुल विनय यादव जी सही कह रहे हैं। औषध माने दवा और माता माने माता जी। अमित मौर्य जी, चलिए। पंडित चंद्रशेखर अवसदी जी, सुभाष सिंह जी चलिए आगे देखिए। सुंदर प्रतिमा। अच्छा, हम मित्रों में क्या देखते हैं? मतलब अपने फ्रेंड जो होते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं? अरे यार, हम यही देखते हैं, वो मतलब जीन्स वूंस पहने हुए हो, टी शर्ट अच्छी हो, ये सब नहीं मित्रों में देखना चाहिए। मित्रता कैसी करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसी मित्रता नहीं,
मतलब जीन्स उन्स वो कसे हुए हैं, बढ़िया सा ट्राउजर पहने हुए हैं और बेहतरीन ढंग से सेंट वेंट लगाए हुए हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम डाले हुए हैं, बा मित्र हैं वो आपके ना। नहीं, ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, बस यही दो चार बातें देखकर हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। आगे देखिए कि जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। मतलब हंसमुख चेहरा न हो, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, इतनी बातें नहीं भैया, इनसे मित्रता में काम नहीं चलता है। ठीक है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा कर लें और जिससे हम स्नेह न कर सकें। स्नेह प्रेम से अधिक गहरा होता है, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर भीतर घृणा करते रहें, भीतर भीतर हम घृणा करते रहें। तो मित्र सो पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस उस ठीक है, यहां पे उस लिख लीजिएगा, उस पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे दुख में वो दुखी, उसके दुख में हम दुखी। यही तो व्याख्या है। अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में कह दीजिए, वही व्याख्या है। ठीक है। दुख में दुखी, सुख में सुखी, यानी हमारा दुख उसका दुख, उसका सुख हमारा सुख, और उसका दुख हमारा दुख, ऐसा मित्र होना चाहिए, है ना। बिल्कुल 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 भाई विनय यादव जी, बहुत सही बात आप बता रहे हैं, बहुत सही बात बता रहे हैं कि गुण और विपत्ति में, सुख और विपत्ति में साथ में और औषध के समान भाई और माता। जी जी जी, बिल्कुल सही बात यह है कि माता अच्छी माता के समान हो, सुख और दुख सब में साथ दे, ये मित्र की एक पहचान होती है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ से दूसरे की हानि लाभ हो, एक रोए तो दूसरा भी रोए, एक हंसे तो दूसरा भी हंसे, और एक तड़पे तो दूसरा भी तड़पे, ये मित्रता होती है। ना कि हम अपना काम निकालते जाए, वो मित्रता नहीं होती है। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही इंटरेस्टिंग, एक ही हॉबीज हो, एक ही रुचि हो, एक ही उनका स्वभाव हो, एक ही आचरण हो। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए, ये भी आवश्यकता नहीं, ये भी एक अनिवार्य चीज नहीं है कि ये सब कुछ समान हो तभी मित्रता हो। हम जो गोरे हैं तो वो भी गोरा हो, हम काले हैं तो वो भी काला हो, नहीं नहीं, हम मोटे हैं तो वो भी मोटा हो, ऐसा नहीं है। मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, ये भी बात अच्छी नहीं। प्रकृति स्वभाव आचरण में समानता हो, ये भी आवश्यक वांछनीय नहीं है। दो विभिन्न प्रकृति के, दो विभिन्न प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति भी मित्र, बराबर मित्रता और प्रीति हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं ना, तमाम पात्र ऐसे हैं, तमाम पात्र ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे कि राम और बाली की मित्रता है ना, सुग्रीव की मित्रता ना, राम और सुग्रीव की मित्रता आपने देखी, तो एक अलग टाइप के। राम और हनुमान की मित्रता, मिलन, अंगद का मिलन, राम का अंगद का, तो ये एक अलग। जैसे कि एक राक्षस जो था विभीषण, राक्षस कुल में जन्मा, उसकी मित्रता, तो ये एक अलग आचरण, अलग स्वभाव, अलग जाति के, अलग धर्म के मित्र थे, फिर भी मित्रता हुई और गहरी हुई, है ना। तो मित्रता ऐसे। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता ही दी है आपको बातों बातों में। लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई हैं अथवा सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो बात सेम है। अच्छे मित्र की ये विशेषताएं हैं कि सच्चा मित्र वो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान हो। ठीक है, सच्चा पथ प्रदर्शक के समान हो, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, और हमारे मित्र के सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। ऐसी सहानुभूति जिसके एक के हानि से दूसरे की हानि और एक के लाभ से दूसरे का लाभ, यही सच्ची मित्रता, यही पहचान है। ठीक है। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक, तो आप देखिए, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। कैसी सच्ची सहानुभूति
होनी चाहिए, और ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ओके, ये हो गया आपका। अगला पांचवा यानी चौथा अंतिम गद्यांश है ममता का, सॉरी ममता का नहीं, ये चौथा है, और 5 गद्यांश हमने लिए हैं मित्रता नामक निबंध से, और 4 शायद 4 गद्यांश लिए हमने ममता से। तो आज हमारा ये हो जाएगा रिवीजन किसका, मित्रता और ममता का। और अगले क्लास में हम आपको जो 2 पाठ और बचे हैं, भारतीय संस्कृति और अजंता, वो भी करवा देंगे। तो आपका रिवीजन ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा और आप अच्छे से अंक ला सकेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, है ना। आपके जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, हाँ फेसबुक से याद आया, अगर आपको हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना है तो अभी जाइए हमारे चैनल में अबाउट सेक्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, फेसबुक पेज की लिंक। वहां पर जाकर के आप फेसबुक पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये वाली पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अभी आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को तुरंत कमेंट कर सकता है ना। पीडीएफ लिंक दी हुई है, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, जैसे खोलेंगे आपको पहली वही पीडीएफ दिखेगी। अमन राजपूत, गुड इवनिंग भैया। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाओ। तो यही रेखांकित अंश मान लो, तो इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सच्चे मित्र का कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा मन बढ़ाए और साहस दिलाए, ताकि हम अपनी सामर्थ्य और क्षमता के बाहर तक काम कर जाएं, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी, संदर्भ बता दिया, मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। तो मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए भाई साहब, मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। कैसे स्पष्ट करेंगे मित्र का कर्तव्य, तो आप गद्यांश पढ़िए। मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, मित्र के कर्तव्य को आप स्पष्ट कर दीजिए। राधे श्याम, विचार रहना चाहिए बस। अच्छा, एमजी क्लासेस, संजय गुप्ता, विशाल, ठीक है, भारतीय संस्कृति, बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, दिक्कत कोई नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हिंदी से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं हो सकती है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्योंकि आज यूपी बोर्ड में आप देखेंगे तो टॉप क्लास पर हमारी ही हिंदी पढ़ी जा रही है और लोग पढ़ रहे हैं। आप कुछ भी सर्च करेंगे हम आपको मिल जाएंगे, हर एक चीज पर मैंने बात की है, हर एक पॉइंट पर बात मैंने की है, हर एक चीज पर बात की है जो आपके यूपी बोर्ड से रिलेटेड है और आती है। यह नहीं है कि मैंने यूं ही पढ़ा दिया, कि मतलब फॉर्मेलिटी नहीं अदा की है, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आदर्श मिश्रा जी। चलिए, तो हमारा प्रश्न था कि अच्छे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, यानी मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सच्चा मित्र का कर्तव्य क्या है, शिष्ट आचरण करने की सीख दो, सत्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दे, आलस छोड़कर उद्यमी बनने की कहे, और बुरे मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग में हमें लगाए, यही है। ठीक है, अब देखिए, ये मित्र हों, प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हों, मृदुल पुरुषार्थी हों, शिष्ट सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने अपने आप को उनके भरोसे छोड़ सकें। ठीक है, ये भी आपका उत्तर हो सकता है। एक ही बात है, गा वाले 3 प्रकार से प्रश्न, एक ही उत्तर होगा। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वाह। कुसंगति, तो संगति से गुण होत हैं, संगति से गुण जाए, बांस फांस की मिसरी, एक कई मोल बिकाए। ओ भैया, संगति से गुण होती हैं, संगति से गुण जाए। कदली सीपु भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तैसो ही गुण दीन, कबीरा तैसो ही गुण दीन।
संगति की जय साधु की, हरे और की व्याधि। संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। यानी ये सब सारी चीजें जो मैंने जो सुनाई, ये सब काहे की हैं? ये सब संगति की हैं। कि अगर आप अच्छी संगति करते हैं तो आप देखिए, आप आइसक्रीम खाते हैं और वो लकड़ी उसमें लगी होती है, तो बांस की लकड़ी होती है और उसको भी आप आइसक्रीम के साथ चाट जाते हैं, तो ये संगति का प्रभाव है। आप चाट खाते हैं, टिक्की मटर खाते हैं, दोने में आप देखिए कैसे उस चम्मच को चाटते हैं, क्योंकि वो संगति का प्रभाव है, क्योंकि उस चम्मच ने अच्छी संगति की है। और वही चम्मच जब नीचे गिर जाता है, धूल की संगति कर लेता है, तो लोग उसको लातों से रौंद देते हैं और उसको अलग फेंक देते हैं, है ना। तो ये संगति का प्रभाव है। आगे देखिए, तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। हमें कोई जल्दी नहीं, अगर आप जल्दी क्लास करना चाहते हैं तो भाई साहब यहां आप मत कीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट नहीं अपनाते। जीवन में जिन लोगों ने शॉर्ट अपनाया वो फ्लॉप हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। शॉर्टकट बुरा रास्ता है। आप हर चीज को समझें, और जब हमारी जिज्ञासा समझने की होगी तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी भूल जाएगा, है ना। बहुत जल्दी तो आपको समझना है, और जैसे समझ लेंगे तो आपके हृदयंगम हो जाएगा, तो रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चीजों को समझने की आवश्यकता है। बाकी कठिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुर्जेय कुछ भी नहीं है। सब कुछ गेय हो सकता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देता है। आय लिख गया भाई, नाश यहां पर होगा। किसी युवा पूरा नहीं लिखा, पुरुष है यार, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, तो निरंतर उसको उन्नति से और उठाई जाएगी। मतलब अच्छी संगति और बुरी संगति की यहां पर बात की जा रही है। सत्यम मिश्रा जी, बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा जी, प्रणाम भाई, खुश रहिए। सुधा कुमारी, वूड किड्स एफएफ, हेलो। तो अब देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी गद्यांशों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार आया है मैं आपको बता सकता नहीं हूं, इतनी बार ये आया है, बहुत बार आया है, 10-12 बार आ चुका है ये पिछले सेट्स में। इसलिए आप अभी जाइए और अनसॉल्व पेपर भी देख लीजिए, हम वो भी हल करा चुके हैं। तो ये बहुत बार आया है गद्यांश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट का गद्यांश है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना। आगे देखिए, अब युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो अभी बताया ना, अगर युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो दिन प्रतिदिन उसको अवनति के गड्ढे में गिराती जाए, बुद्धि और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करेगी। यहां देखिए कि केवल यह नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करेगी अगर संगति बुरी होगी, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करेगी। ये क्षय क्षय करता है, क्षय मतलब नाश, ठीक है, क्षय करेगी। किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसको प्रतिदिन अवनति के मार्ग में, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और अच्छी होगी तो बाहु के समान होगी, जो उसको निरंतर उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। कुसंग का क्या प्रभाव होता है, तो अभी बताया ना, वही उत्तर सेम रहेगा। अच्छी संगति के लाभों का वर्णन, कुसंग का क्या प्रभाव, कुसंग के प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है, तो ये सेम चीजें हैं। आप यहां से लिखेंगे तो इस सबका उत्तर सेम रहेगा, ठीक है। कुसंग का प्रभाव, तो कुसंग का प्रभाव यहां से लिखेंगे, ये पूरा यहां पर आपका हो जाएगा, पूरे का पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, साहित्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो गद्यांश का जब साहित्यिक सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, इसके साहित्यिक सौंदर्य में आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भाषा, ठीक है। भाषा कैसी है, भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है, ठीक है। तत्सम
शब्दावली, ठीक है, तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली है, ये कलर ठीक है। गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य हो गया। और ये हाँ, तो पहले भाषा लिखेंगे तत्सम, और फिर भाषा सरल सुबोध और प्रवाहमयी है। गद्यांश में व्याख्यात्मक गद्य शैली है। शब्द चयन भावानुकूल है। भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। कुसंगति और अच्छी संगति में अंतर स्पष्ट किया गया है इस गद्यांश में। बस ऐसी ही चीजें आप लिखेंगे। हाँ, यूपी बोर्ड में 11-12 है, बिल्कुल सही बात है अभिषेक मिश्रा जी, कविता कुशवाहा जी। चलिए, कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? तो कुसंगति हमारे विकास में बाधक है, हमें अवनति की ओर ले जाती है, प्रतिदिन हमारे विनाश को, अब हमें विनाश की ओर अग्रसर करती है। और जबकि अच्छी संगति हमें सहारा देने वाली भुजा के समान, हाथ के समान होती है, जो हमको उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, सन्मार्ग की ओर प्रतिष्ठित करती है। बस यही अंतर है। अब आता है ममता। वादे के मुताबिक ममता गद्यांश दूसरा पाठ है, ममता पाठ है। ममता के सारे गद्यांश देख लीजिए। छठा गद्यांश आपका ये हो गया। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोन के नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को, गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता अर्थात पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, सब कुछ था उसके पास, परंतु वो विधवा थी। हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी होता है। तब उसकी विडंबना अर्थात दुख का अंत कहा, कहीं नहीं। तो अब यहां से लिखे ममता विधवा थी, यहां से अंडरलाइन है, तब उसका यौवन यहां से अंडरलाइन है, तो आप लिखे उसका यौवन सोन नदी के समान। उसका यौवन कैसा था? सोन नदी के समान उमड़ रहा था। तो आप लिखेंगे इसकी व्याख्या में कि ममता युवावस्था में